student, I welcome you. It is chapter unit 4 chemistry रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक. इट इज सेकेंड पार्ट. इसके पहले प्रीवियस फर्स्ट पार्ट बताया गया है, वो जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ा है. केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलें और उसको जा कर के चेक करें. वहाँ पर आपको बताया गया है प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया और अपक्रिया का वेग स्थिरांक तथा उनके यूनिट बताए गए हैं, जिनको जा कर के चेक करें. यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे. देखिए, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. अभिक्रिया की आणविकता क्या है? तो कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में जो भी अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं, खास करके वो क्या होंगे, आपस में टकराएंगे. संघट्ट का मतलब कि टकराते हैं. उनके संघट्ट के फलस्वरूप यानी टक्करों के फलस्वरूप कोई प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा. और इस तरह से जो भाग लेने वाले हमारे परमाणु, अणु, आयन है, उनकी जो संख्या होगी उसी को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, आणविकता कहते हैं. यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं, परमाणुओं को के आपस में संघट्ट के फलस्वरूप जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, तो जो भी अणु, परमाणु होते हैं उनकी संख्या को हम लोग अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं. या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जितने भी अभिकारी पदार्थ भाग लिए हैं, तो अभिकारकों के अणुओं की संख्या ही हमारा क्या कहलाता है, आणविकता कहलाता है. काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमोनियम नाइट्राइट है. अमोनियम नाइट्राइट एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, N2+2H2O में. तो यहाँ पर जो ये अभिकारक है और ये हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है. तो अभिकारक में इसके कितने अणु भाग लिए हैं आप देख सकते हैं. यहाँ 1 लिखा है, 1. तो जो भी यहाँ पर अभिकारक पदार्थ की जितनी भी संख्या यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी आणविकता. और ये जो इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, ये संतुलन की अवस्था में हो. तो किसी भी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की जो अणुओं की संख्या है वह हमारी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है. अमोनियम नाइट्रेट का 1 अणु भाग ले रहा है तो इसकी आणविकता 1 होगी. ठीक है. और इसी प्रकार से यदि 2 अभिकारी पदार्थ भाग ले रहे हैं या उनकी अणुओं की संख्या 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी. यदि 3 अभिकारी पदार्थ भाग लेते हैं तो उसकी आणविकता 3 होगी. ठीक है. इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2. H2+I2 में कन्वर्ट हो रहा है. चूँकि 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 2 होगी. ठीक. इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 2NO+O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2. तो 2NO+O2 एक कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में. तो 2 एक इसका ऑक्सीजन का 1 और NO का 2 अणु, तो 2 1 कितना हो गया, 3 अणु इसमें अभिकारी या अभिकारक पदार्थ में भाग ले रहे हैं, 3 अणु. तो इसकी आणविकता कितनी है, होगी, त्रिपरमाणविक होगी. तो इस तरह से आप समझेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के अणुओं की संख्या ही हमारी आणविकता कहलाती है. इसको राइट डाउन कर लें. नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन. अभिक्रिया की अर्ध आयु, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अर्ध आयु काल या अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है? तो कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो भी अभिकारक पदार्थ उसमें भाग लेते हैं और जितने समय में वह हमारा अभिकारक पदार्थ आधा रह जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु. तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जितना समय लेता है या लगता है तो उसे हम लोग हाफ टाइम यानी अर्ध आयु कहते हैं. ठीक. किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना टाइम लगेगा उसे हम लोग अर्धायु कहते हैं. इसे
टी हाफ से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई हम अभिकारक लेते हैं तो उसकी जो अभिकारक की हमारी शुरू वाली जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, अब कितने समय में हाफ आधा हो जाएगा खर्च हो करके। तो जितने समय में हमारा जो हम कंसंट्रेशन लिए हैं, सांद्रता लिए हैं, जितने समय में आधा होगा उसे क्या बोलेंगे, अर्धायु। इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये फार्मूला आप जानते होंगे, K = 2.303/T इंटू log R नॉट बटे R। के क्या है, वेग स्थिरांक है। 2.303/T, टी क्या है, टाइम समय है, इंटू log R नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता है। और R क्या है, टी समय के बाद की सांद्रता है। तो यहाँ पर यदि इस टाइम को हम हाफ कर लें, आधा कर लें, आधा हो जाए, इसे टी हाफ भी हम लिख सकते हैं। टी को यदि टी हाफ में नोट कर लें तो टी हाफ के बाद जो कंसंट्रेशन होगा प्रारंभिक सांद्रता का आधा। देखिए ये हमारी जो R नॉट है, ये प्रारंभिक सांद्रता है, इसका आधा हाफ हो जाएगा। कब, आफ्टर T1/2, हाफ समय के बाद, T1/1/2 के बाद, आधे समय के बाद, यानी अर्ध आयु इसकी कितनी होगी, R0/2। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हम इस उपयुक्त समीकरण में रखते हैं। K बराबर 2.303, टी हाफ अब रखेंगे टाइम को, इंटू log, देखिए R0 पहले ही है, बटे टी हाफ पर उसका कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, R0/2 हो रहा है। जितने समय में आधा, तो प्रारंभिक सांद्रता का आधा यानी R0/2। इसको जब पलटेंगे तो ऊपर जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आएगा log 2। करेक्ट। तो K = 2.303/T हाफ इंटू log 2, ये फार्मूला है। और log 2 का मान यदि 0.3010 होता है, यदि इतना रख दें तो गुणा करेंगे तो टी हाफ का एक अन्य फार्मूला निकल कर आएगा। टी हाफ बराबर 0.693/K। क्या है, वेग स्थिरांक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में करेंगे। नोट कर लें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारी या दो अभिकारक भाग लेते हैं, जिसमें से एक की मात्रा बहुत कम होगी और एक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन में, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जिसकी मात्रा कम होगी उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो यही जो होती है अभिक्रिया, जो प्रथम कोटि की भांति व्यवहार करती है, इसको हम लोग छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एथिल एसीटेट लिया गया है, CH3COO C2H5। एथिल एसीटेट और वाटर, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो वाटर की ढेर सारी सांद्रता है, वाटर की अधिक मात्रा है इस एथिल एसीटेट के तुलना में। तो सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो वाटर की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन एथिल एसीटेट जिसकी की कम मात्रा होती है, इसकी सांद्रता में अवश्य परिवर्तन हो जाता है इस नियम के मुताबिक। करेक्ट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा गया है, इसको नोट कर लेंगे। ये दिखाया गया है कि एथिल एसीटेट वाटर से क्रिया कर रहा है और एसिटिक अम्ल बना रहा है, प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल बना रहा है। और यहाँ पर शुरू में यदि टाइम 0 मान लिया जाए, नगण्य मान लिया जाए, तो इसकी मात्रा यदि 0.01 लें और इसकी मात्रा 10 मोल लें, तो कंसंट्रेशन में देखिए परिवर्तन यहाँ पर 0 और 0 हो रहा है दोनों में। जबकि यदि कोई फिक्स टाइम T ले लें तो इसकी कंसंट्रेशन सेम टू सेम है, पहले जैसी जितनी थी। लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन देखिए 10 से 9.9 यानी मामूली सा परिवर्तन हुआ, मामूली सा परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसके कंसंट्रेशन में देखिए परिवर्तन हो गया, पहले से 0.01 0.01 परिवर्तन हुआ, इसमें मामूली सा परिवर्तन हुआ है। तो
ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो अभिकारी पदार्थ यदि भाग ले रहे हों तो एक की सांद्रता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और एक की सांद्रता में कम परिवर्तन होता है। ऐसी जो अपक्रियाएं होती हैं वो हमारी छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। देखिए अगला पॉइंट है अपक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आपको बताया गया कि अपक्रिया की आणविकता जो होती है वो सदैव पूर्णांक में निकलती है। अभी बताया गया कि भाग लेने वाले किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी जो पदार्थ होते हैं या अणुओं की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक अपक्रिया की आणविकता बोलते हैं। लेकिन कोटि क्या है, कोटि उस अपक्रिया में सांद्रता के घात के व्युत्क्रमणपाती होती है। तो अपक्रिया की आणविकता सदैव, तो यहाँ पर अपक्रिया की आणविकता हमेशा सदैव पूर्णांक में निकलती है। आणविकता कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकाला जाता। और जो कोटि होती है ये शून्य भी हो सकती है, ये अंश में भी आ सकता है, भिन्न में भी आ सकता है। और सेकंड है अपक्रिया की जो आणविकता है वो कभी शून्य नहीं होती और अपक्रिया की कोटि शून्य में हो सकती है। और अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ या अभिकारक अणुओं की संख्या ही हमें क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। जबकि कोटि क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता के घातांकों के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक, उनके जो घातांक होते हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर जो घातांक होते हैं वही हमारी क्या होती है, आर्डर कहलाती है। देखिए अगला पॉइंट है अपक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताया गया था कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपक्रिया की गति को या तो कम कर देगा या तो तीव्र कर देगा, परंतु स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। और एक करता क्या है कि एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, जो कि उस एनर्जी को ये उत्प्रेरक क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे अपक्रिया का वेग ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और एक्टिवेशन ऊर्जा के द्वारा क्या होता है कि पहले कोई भी अभिकारी पदार्थ होता है तो एक एट इंस्टेंट एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है और उसमें जो भी ऊर्जा उसमें लगता है उस मध्यवर्ती के निर्माण के लिए, उस ऊर्जा को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और इस प्रकार से जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट।